नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। चलिए, आज हम फिर लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके यूपीपी और रेलवे के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है? और हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्ज़ाम को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि अभी हम लोग इस पर बहुत ढेर सारा मेहनत कर रहे हैं और आपकी क्लासेस लगातार कंटिन्यू चल रही हैं। रीजनिंग की क्लासेस चल रही हैं, मैथ की क्लासेस हम ले रहे हैं और बाकी साइंस की क्लासेस आपकी चल रही हैं कंटिन्यू। आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतर कर देंगे। चलिए, ज़्यादा आपका समय नहीं ख़राब करेंगे, हम कम समय में आपको बेहतर कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। और चलिए, ज़्यादा समय नहीं ख़राब करेंगे, सीधा चलेंगे आपको क्वेश्चन पर। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 676 सेमी स्क्वायर है तो कर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए पहला ही क्वेश्चन एडवांस का आ गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझाते हैं। देखिए कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कैसे बनता है? देखिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ये है, ठीक है, जहाँ से इधर से भी ए, इधर से भी ए, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा और एक इधर से यहाँ पे क्या बनेगा, इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? कर्ण की लंबाई। हमें इसी की लंबाई पूछी गई है और हमें क्या क्या दिया गया है? त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। और हम जानते हैं कि पहले आप ये समझिए कि समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये भुजा और ये भुजा बराबर होनी चाहिए और इनके बीच का कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये क्या बनेगा? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो हम मान लेते हैं कि अगर इसका मान a मान ले, कि भुजा का मान लेते हैं a, तो इधर से भी a, क्योंकि दोनों समान है, तो हमारा जो कर्ण हो जाएगा कितना हो जाएगा? a कर्डी में 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, जब दोनों बराबर हैं तो हमारा ये निकल के आएगा a कर्डी में 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से फार्मूला बनता है कि हमारा जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, क्षेत्रफल जो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? आधार 1/2। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है। हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है कर्ण का मान। अब यहाँ से हम कर्ण का मान अगर निकालना चाहें, अगर मुझे a का मान पता चल जाए तो हम कर्ण का मान निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो देखिए कर्ण का मान क्या होगा? यहाँ से हमारा क्या निकल गया? त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला हमें यहाँ से पता चल गया। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ये होता है। अब हमें दिया क्या गया है? हमें दिया गया है त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया गया है? 676। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 1/2 इंटू ए स्क्वायर। ठीक, अगर हम यहाँ से a का मान निकालना चाहें तो क्या होगा? a का मान निकालना चाहेंगे तो हम कह सकते हैं कि ये जो 2 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। 2 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि a बराबर हम a स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 676 गुणे 2, ये हो सकता है। ठीक है, अगर हम a का मान निकालना चाहें तो यहाँ से इसका वर्गमूल, 676 का वर्गमूल क्या होता है? 676 जो है वो 26 का वर्ग है, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 26 और गुणे 2 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 2 का वर्गमूल हमारा हो जाएगा √2। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चल गया है? यहाँ से हमें पता चल गया है a का मान। ठीक है, a का मान हमें पता चल गया है। तो हम जानते हैं कि हमें निकालना क्या है? कर्ण निकालना है। तो कर्ण का मान अगर निकालना चाहे तो कर्ण का मान हमारा कितना है? a√2। ठीक है, a√2। और यहाँ से हम a का मान निकाल के लाए हैं। a का मान कितना निकाल के लाए हैं? a का मान निकाल के हम लाए हैं 26 कड़ी में 2 इंटू कड़ी में 2 एक पहले से ही है। ठीक है, अब जानते हैं कि कड़ी में 2 का गुणा कड़ी में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कर्ण का मान होगा वो कितना हो जाएगा? 26 गुणे 2, मतलब कितना हो जाएगा? 26 दूना 52। ठीक है, 26 दूना 52 हो जाएगा। तो ये जो हमारा 52 आया ये सेमी में आएगा, क्योंकि हमारा जो क्षेत्रफल दिया था वो
सेमी में दिया था, सेमी स्क्वायर में दिया था, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 52 सेमी होगा। तो ये जो ऑप्शन नंबर ए होगा वो सही होगा। देखिए इस क्वेश्चन को आपको ये कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, बाकी इसको अगर आप डायरेक्ट लगाना चाहें तो ये देखिए क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और भी होता है जो कर्ण के हिसाब से होता है। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कर्ण के, तो हो जाता है क्या कि कर्ण का स्क्वायर बटे 4, इसको भी आप याद कर लीजिए, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो हम जानते हैं कि यहाँ से अगर हम निकालना चाहें कर्ण का मान तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि कर्ण का मान जो होगा वो देखिए चलिए देखिए दिखाते हैं आपको। कर्ण का ये इस फार्मूले से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम कर्ण का मान निकालना चाहेंगे। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया है, कितना दिया गया है 676, ठीक है 676 त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। और हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर अपॉन 4 ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। 4 का गुणा यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4 और ये हट जाएगा 4 वहाँ से चल के वहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये 4 जो होगा वो यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि अब देखिए यहाँ से अगर हम वर्गमूल निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, 676 का वर्गमूल हो जाएगा 26, ठीक है। और उसके बाद 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो हम जानते हैं 26 दूना 52, ठीक है 26 दूना 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इस फार्मूले को भी आपको याद रखना है। देखिए ये हम इसलिए आपको बताए हैं कि आपको हो सकता है कभी परीक्षा में ये फार्मूला याद ना रहे, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आप कभी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से नहीं बच पाएंगे, ठीक है, अटेम्प्ट कर ही लेंगे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कहा है रजनी ने एक एलईडी टीवी सेट 22,500 रुपये में खरीदा और इसके परिवहन पर 800 रुपये और स्थापना पर 1,000 रुपये। देखिए क्या होता है सीपी, कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस क्या होता है, उसका जो टोटल खर्च होता है वो हमेशा वही कास्ट प्राइस होता है, ठीक है। सीपी जो होता है वो जो भी उसके साथ खर्च होगा, परिवहन का खर्च है, उसको फिर से कुछ बिगड़ गया है उसको बनवाने में जो खर्च, मतलब कई तरीके से जो भी जितने भी खर्च होंगे वो क्या आएंगे आपकी सीपी में होंगे, ठीक है। देखिए इसमें पहले तो इसने 22,500 का खरीदा, ठीक है 22,500 का इसने खरीदा। उसके बाद क्या किया, 800 रुपये इसने परिवहन पर, ठीक है 800 रुपये परिवहन पर खर्च किए और 1,000 रुपये इसने स्थापना पर खर्च किए। तो 1,000 रुपये इसको भी हम लिख लेते हैं। अब टोटल ये जो आएगा यही हमारा क्या होगा, सीपी होगा, ठीक है। टोटल यही हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। यहाँ से 0 हो गया, ये दूसरा 0 हो गया, 8 5 13 और उसके बाद 2 3 1 4 और 2, ठीक है। तो हमारा जो सीपी आ गया, सीपी हमारा कितना आ गया 24,300, 24,300 ये हमारा क्या है सीपी है। अब क्या कह रहा है कि इस पर उसे 20% का कुल लाभ अर्जित करना है, ठीक है। अगर ये 100% का मान है तो इसका 120 कितना होगा यही हम निकाल दें, ठीक है, क्योंकि 20% का प्रॉफिट लेना है। हम जानते हैं सीपी हमेशा 100% होता है और जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो ऐड करके हम लिख देते हैं। तो ऐड करके लिखेंगे तो हमारा यही हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा। अब देखिए इस 12 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। देखिए इस 0 से एक 0 हम और कटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम चेक करते हैं, देखिए कैलकुलेशन से भी बचना है आपको, कैलकुलेशन को भी देखना है। देखिए ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन यहाँ 0 के बाद जो नंबर है सब अलग अलग है। जब ये ऐसे ऑप्शन दिख जाए आपको तो आपको पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखें 0 के बाद जो इकाई जो अंक है और ये लास्ट का अंक है, इनका इकाई का अंक चेक कर लीजिए, 2 3 6, मतलब ये 0 के बाद ये 6 आएगा, इतना आंसर जरूर आएगा। कुछ लास्ट का जो 2 अंक होगा ये जरूर होगा। तो हम देख रहे हैं जो ऑप्शन नंबर सी है इसी में एक ऐसा सिर्फ है, बाकी और किसी में भी नहीं है। तो हमें पूरा मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। हालांकि ये एक बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क सीखेंगे तो आपको ये ऑप्शन मेथड, ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, जो कि परीक्षा में बहुत समय बचाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 9 अंक की यदि 9 अंक की संख्या 72 से विभाज्य है तो वह संख्या उनका अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए कि ये कोई 9 अंक की संख्या है जो 72 से पूरी तरह से क्या है, ये विभाज्य है। अब देखिए इस क्वेश्चन को विभाज्यता के नियम को आप देखिए, ये जो 72 है, 72 का जो हम अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो क्या होगा कि 9 × 8,
ठीक है, 9 गुणे 8, वो संख्या 9 से भी कटेगी और 8 से भी कटेगी, ये संख्या 9 और 8 दोनों से कटेगी। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि लास्ट ये जो 8 है, पहले तो हम 8 को चेक करते हैं। 8 से कटने के लिए क्या नियम होता है? 8 से कटने के लिए नियम ये होता है कि आखिरी के जो 3 अंक हैं वो अगर 8 से कट जाते हैं, ठीक है, अगर वो आखिरी के जो 3 अंक हैं वो 8 से कट जाते हैं तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ से देखिए आखिरी 3 अंक हमारा कितना है, 4 9 यक्स, ठीक है। हम ये 3 अंक देखते हैं, 8 से कटाएंगे तो हमारा कितना गया, 8 6 48, ठीक है, 8 6 48, बचा कितना यहाँ पे 1, और यहाँ पे कौन सी ऐसी संख्या रख दी जाए कि 8 से कट जाए। देखिए 8 से हम अगर 1 रखेंगे तो हमारा यहाँ पे बच कितना रहा था, 1 रहा, 1 और 1 11 नहीं कटेगा, 2 नहीं कटेगा, 3 नहीं कटेगा, 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6। यहाँ पे अगर हम आखिरी का संख्या यहाँ पे 6 रखते हैं ना तो ये कट जाएगा और कोई संख्या नहीं कटेगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल कर रहे हैं कि यहाँ पे जो यक्स का मान है ना, यक्स का मान हो जाएगा हमारा 6, ठीक है, यक्स का मान 6, यहाँ से हमें यक्स का मान पता चल गया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे तो ये संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। अब हमें निकालना है क्या है, y का मान। y का मान निकालने के लिए अब हम क्या देखेंगे, 9 का, क्योंकि ये संख्या अगर ये 72 से कट रही है ना तो ये संख्या 9 से भी कटनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 9 और 8 इनके अभाज्य गुणनखंड है। तो 9 से कटने के लिए क्या होता है, 9 से कटने के लिए क्या होता है कि जो भी जितने भी संख्या है सबका अगर योग करें 9 से विभाज्य होते हैं तो वो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। तो यहाँ से 9 से कटने के लिए आप या तो पूरे संख्या को जोड़े या जहाँ 9 बन रहा है उनको हटा दे, ठीक है। 5 और 4 9 होता है, कट गया, इनको मत जोड़िए। यहाँ पे 9 बन ही रहा है, यहाँ पे देखिए 3 2 5 और 4 9, ठीक है, ये भी खत्म हो गया। अब यहाँ बच रहा है 1 और y, ठीक है। ऐसी कौन सी संख्या लें कि जो 9 से कट जाएगी, तो ऐसी अब एक ही संख्या ऐसी बच रही है कि यहाँ पे अगर हम 8 ले लें और 8 और 1 9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, यहाँ से हमें पता चल गया y का मान। y का मान कितना लेना पड़ेगा, 8। तो यहाँ से हमें x और y दोनों का मान पता चल गया है, ठीक है, x और y का मान पता चल गया। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा है हम उसको देखेंगे। देखिए क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है 3x और 5y, ठीक है, और इनका जो रेशियो है ये दिया है 5x प्लस 3y, ठीक है, ये इनका रेशियो है। अब देखिए यहाँ पे x का मान रखेंगे, जहाँ पे x है x का, जहाँ y है y का मान रखेंगे। x का मान ये देखिए यहाँ पे 6 है, 6 3 18 हो जाएगा, और यहाँ पे y का मान 8 है तो 8 पंचे 40 हो जाएगा, 40, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। यहाँ पे 5 का x का मान कितना था, 6 था, तो हो जाएगा 5 6 30, और 3 का इनके 8 से करेंगे तो ये हो जाएगा 24, ठीक है। अब देखिए इनको जोड़ते हैं, 18 और 40 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 58, ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 30 और 24 कितना हो जाएगा, 54। अब हम देखिए यहाँ से चेक करते हैं, इनको हम पहले से 2 से कटाते हैं, ठीक है, इनको हम 2 से कटाते हैं तो हो जाएगा कितना, 29, और इनको कटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 27, ठीक है, 29 और 27। ये देखिए ऑप्शन गलत लिखा गया है, ऑप्शन थोड़ा गलत हो गया है, आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पे ये होना चाहिए 29 और ये 27, ठीक है, 29 और 27। एक ऑप्शन हम ये ले लेते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा, ठीक है। एक बार कैलकुलेशन भी देख लेते हैं, 8 3 24, 6 3 18, 8 पंचे 40, ठीक है, 5 6 पंचे 30, 3 8 3 24, सही है, यही आएगा, ठीक है। अब जानते हैं कि ये 29 अभाज्य संख्या है, तो जब अभाज्य संख्या है तो इससे नीचे तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो जो हम देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी ये सही होगा, इसको बनाना पड़ेगा, ये ऑप्शन को आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ए बी ओ, देखिए एडवांस का क्वेश्चन आ गया, ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, थोड़ा प्रमेय है, इसको आप लोग याद रखेंगे। कोई वृत्त है, जैसे मान लेते हैं ये कोई वृत्त है, ठीक है, और वृत्त के अंदर कोई एक जीवा है, वृत्त के अंदर कोई जीवा है, ठीक है, एक और एक वृत्त का केंद्र है, ठीक है। यहाँ से देखिए वृत्त के परिधि पर बना कोण जो होगा, वृत्त के यहाँ से इन दोनों बिंदुओं से बने कोण, यहाँ पे जो कोण होंगे, यहाँ की मान लेते हैं अगर थीटा, तो यहाँ के जो यहाँ केंद्र पे जो कोण बनेगा ना ये हो जाएगा 2 थीटा,
ठीक है, ये इस प्रमेय को आप लोग याद रखिएगा। ये जब वृत्त का चैप्टर चलाएंगे तो हम ये आपको प्रूफ करके बढ़िया से समझाएंगे। इसको आप याद कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट है ये। लगभग ये आपको इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर ये थीटा है तो यहाँ पे क्या बनेगा 2 थीटा। अब इसी प्रकार से देखिए इस पूरे क्वेश्चन, ये इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का क्या कहना है कि कह रहा है कोई एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, और जिसकी व्यास, देखिए जिसकी व्यास क्या है ए और बी क्या है, व्यास है। यदि सी वृत्त पर कोई बिंदु इस प्रकार है, सी कोई बिंदु है जो इस प्रकार है कि बी ए सी बराबर 42, बी ए सी या तो हम यहाँ पर रख लें या यहाँ पे, चलिए हम यहीं पे रख लेते हैं। यहाँ से हम कोई एक बिंदु सी मान लेते हैं, ठीक है, और इसको हम मिला देते हैं यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। तो अब देखिए कह रहा है कि बी ए सी इसका मान हमें दिया गया है, इसका मान, और देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि कोई केंद्र ओ है, ठीक है, यहाँ का मान दिया गया हमें क्या 42 डिग्री, ठीक है 42 डिग्री। अब देखिए इसी क्वेश्चन को क्या कह रहा है फिर, तो कोण बी ओ सी यहाँ से ये इस कोण का मान पूछा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए सेम इसी तरीके से बना है। ये भी एक जीवा थी, ये भी एक जीवा है, ठीक है। और अगर हम मान लें कि ये दो बिंदु हैं, ठीक है, इन दोनों बिंदुओं पे बना कोण, ये देखिए यहाँ पे केंद्र बन रहा है, और यहाँ से ये दोनों यहाँ पे क्या बन रहा है, परिधि पर बना रहा है। परिधि पर बने कोण का ये केंद्र पर बना कोण जो होगा वो दुगुना होगा। तो हम अगर ये 42 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 42 का दुगुना। 42 का दुगुना कितना होता है, 42 का दुगुना होता है 84, ठीक है। जो हमारा जो यहाँ पे कोण बनेगा वो कितना बनेगा 84 डिग्री का बनेगा, ठीक है। ये प्रमेय आपको याद करना है। किसी भी बिंदु से एक ही बिंदु से बने एक ही चाप, या कह लीजिए या कोई भी कर दीजिए, वृत्त के एक ही चाप से या एक ही बिंदु से दोनों मतलब यहाँ परिधि पर बना कोण जो होगा ना वो वृत्त के केंद्र पर बने कोण का आधा होगा, या कह सकते हैं कि जो हमारा परिधि का कोण होगा उसका डबल होगा हमारा केंद्र का, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखिए, और ये देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा सही होगा। इस प्रमेय को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 16 संख्याओं का औसत 23 है, पहली 7 संख्याओं का औसत 21 है और अंतिम 8 संख्याओं का औसत 24 है, तो 8वीं संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखिए एवरेज का क्वेश्चन आ गया है, बढ़िया क्वेश्चन है। इसको समझने के लिए आप देखिए, जैसे हम मान लें कि यहाँ से लेके 1 से लेकर के कोई 16 तक की कोई संख्या है, ठीक है, यहाँ से 16 तक की संख्या है, ठीक है। अब देखिए अगर हम यहाँ से अगर डिवाइड करें तो यहाँ से हो जाएगा क्या 8, यहाँ से आधा आधा अगर हम बांट दें, आधा बांट दें। देखिए लॉजिक तो आपको हम डिवाइड और गुणा करके भी, कैलकुलेशन करके भी दिखाएंगे, और थोड़ा लॉजिक को भी समझाएंगे। आप अगर ये समझ लेंगे ना तो परीक्षा में आपका बहुत समय बचाता है, ठीक है। 1 से लेके 8 तक यहाँ पे हो जाएगा, और 8 से लेके 16 तक यहाँ पे हो जाएगा आधा आधा, अगर हम आधा आधा बांट दें तब, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि 16 संख्याओं का औसत हमें दिया गया है, मतलब यहाँ से यहाँ तक टोटल का औसत हमें दिया गया है, और कहा गया है कि पहली 7 संख्याओं का औसत। तो पहली 7 संख्याएं मान लेते हैं, यहाँ पर कोई 7 संख्या है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमें औसत पता है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का औसत बता दिया है। और कह रहा है अंतिम 8 संख्याओं का औसत पता है, यहाँ से यहाँ तक की 8 संख्याओं का औसत हमें पता है। यहाँ से यहाँ तक की औसत कितना है 24 है, और यहाँ से यहाँ तक की औसत कितना है 21 है, ठीक है 21 है। और ये टोटल जो है हमारा कितना है, टोटल हमारा कितना है 23 है। तो हम कह सकते हैं कि अब यहाँ से हमसे पूछा है 8वीं संख्या, तो ये जो 8वीं संख्या होगी इसके बारे में पूछा है। तो हम कह सकते हैं कि इन टोटल के जो 1 से लेकर 16 तक की संख्या है, इनको यहाँ से यहाँ तक की जितनी संख्या टोटल जो होंगे, टोटल में से इन दोनों का अगर हम माइनस कर देंगे, यहाँ से यहाँ तक 7 तक के और यहाँ से 8 से 16 तक के माइनस कर देंगे, जो बचेगा तो वो हो जाएगा हमारा 8वीं संख्या हो जाएगी। अगर इस क्वेश्चन को लगाना होता तो हम यही करते, क्या करते कि 16 गुणे 23 ये टोटल हो गया, और इसमें से हम निकालते 21 गुणे 7 और फिर माइनस करते कितना 24 गुणे 8। ये यहाँ से माइनस करेंगे तो हमारा निकल के आएगा क्या, सीधा 8वीं संख्या ही निकल के आएगी, ठीक है, 8वीं संख्या ही निकल के आएगी। तो हम यहाँ से ये देखिए इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से लगा सकते हैं। तो ये देखिए ये तो हमारा जो होगा ये भी एकदम बढ़िया तरीका है। अगर कैलकुलेशन आसान है तो ये भी हम लगा सकते हैं, यहाँ भी बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ से देखिए 16 3 48 और 16 दूना 32 4 36, ठीक है, 368 आ गया। अब यहाँ से निकालेंगे 21 147,
ठीक है। और माइनस 24 अट्ठे, 24 अट्ठे कितना होता है, 24 अट्ठे हो जाएगा 8 चौके 32, 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 3 19, 192। यहाँ से हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा लगभग आएगा क्या कि देखिए यहाँ से देखिए यूनिट डिजिट से भी आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 7 और 2 9 हो गया और 8 ये है, ठीक है, 8 ये है। तो हम जानते हैं कि 8 में से अगर 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 9 को घटेगा नहीं तो हमारा बचेगा कितना, 18 हो जाएगा। 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 9। तो यहाँ से जो यूनिट डिजिट आएगी हमारी 9 हो जाएगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 29 होगा। यहाँ से डायरेक्ट भी ऐसे भी कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो होगा देखिए 7 2 9, 7 2 9 और 9 4 13 और 1 1 2 1 3, ठीक है। अब यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 29, ठीक है। इसको जब घटाएंगे 368 में से 339 घटाएंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 29, ठीक है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए इस लॉजिक को हम इसलिए समझाना चाहते थे कि देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो संख्या है वो 7 है और ये 8वीं संख्या है, ठीक है। इस 8वीं संख्या को ही हमें निकालना है और यहाँ से ये 8 संख्या का औसत हमें अलग से दिया है, इसका अलग से दिया है और इस संख्या का मान हमसे पूछा गया है। हम कह सकते हैं कि इस टोटल में से इनका अलग, इनका निकाल दे तो जो बचेगी वो संख्या हमारी हो जाएगी 8वीं संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन ये है कि 36 विद्यार्थियों के एक समूह की वर्तमान औसत आयु 14 वर्ष है, ठीक है। जब शिक्षक की आयु सम्मिलित की जाती है तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक की आयु की गणना कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन को लगाने के लिए आपको ट्रिक एक ये है कि देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने थे, 36, ठीक है। अगर टीचर को शामिल कर लें तो कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे। यहाँ पे 36 थे, यहाँ पे 37 हो जाएंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि जो औसत आयु पहले थी कितनी थी, 14 थी। अब कह रहा है कि जब शिक्षक को जोड़ ली जाती है तो 1 बढ़ जाती है तो कितने हो जाएगी, 15 हो जाएगी। हम ये कह सकते हैं कि अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो डिफरेंट होगा वही हो जाएगा किसका, शिक्षक का आयु, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। अब दूसरा मेथड ये समझिए कि मान लेते हैं कि शिक्षक का भी औसत आयु अगर 14 ही रहता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है, और 14 ही रहता तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन एक वर्ष बढ़ गया है शिक्षक की, जब हम शिक्षक को भी सम्मिलित करते हैं तब अगर 1 बढ़ रहा है तो सबको भी वो एक सबको दिया होगा। तो कह सकते हैं कि पहले 36 लोग थे, अब कितने हो गए, 37 को 1 देगा तो कितने, मतलब 37 को 1 वर्ष और दे दिया जाएगा तो कितने हो जाएंगे, ये 37 इसका ऐड हो जाएगा। अगर हम यहाँ से टीचर की आयु निकालना चाहें तो हम यहाँ से डायरेक्ट टीचर की आयु निकाल सकते हैं। 37 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा 7 4 11, 3 1 4 1 5, जो टीचर की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, 51 हो जाएगी। और अगर ये आपको ये ट्रिक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ये लॉजिक है इसमें। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ से 36 गुणे 14 करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा देखिए 14 छंग 84, ठीक है, 14 छंग 84, 14 त्रिक 42, 42 8 50, 504 आएगा। और यहाँ से 15 का गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105 और 15 तियाँ 45 और 45 10 55, ठीक है, 45 10 55 होगा। 15 सत्ते 105, हासिल लगा 10 और 15 तियाँ 45 10 55, ठीक है। 555 में से 504 घटाएंगे, 504 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। देखिए 51 यहाँ से भी आया, हमारा 51 यहाँ से भी आया और 51 यहाँ से भी आया, तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी होगा वो सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। एक दुकानदार अपने ग्राहक को छूट की निम्नलिखित 4 योजनाएं देता है, ठीक है। ग्राहकों के लिए कौन सा अधिक होगा, देखिए ग्राहकों के लिए कौन सा अधिक होगा, ये देखिए ग्राहकों के लिए वही अच्छा होगा जिसमें उसको ज़्यादा छूट मिले, ज़्यादा ही डिस्काउंट मिले, ठीक है। तो हम यहाँ से डिस्काउंट को चेक करते हैं, या तो हम सबको परसेंटेज में चेक कर लें या तो हम सबको अमाउंट में चेक कर लें, मतलब मात्रा में, मतलब ये रुपए में, या तो रुपए में ही सबको एक कर लें तब पता चल जाएगा, या तो परसेंटेज में कर लें तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए पहला ही कहा है, क्या कहा है, पहला क्या है 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का अगर उसे डिस्काउंट देगा तो कितना प्रतिशत होगा, हम ये अगर चेक करना चाहें या तो फिर ये हम चेक कर लेते हैं। उससे आगे ये दूसरा नंबर क्या है 25%, ठीक है। हम कह सकते हैं कि 50,000 है, ये जो 50,000 है, 50,000 का अगर हम 25% निकालना चाहें तो कितना होगा, 25% निकालना चाहें तो कितना छूट मिलेगा,
25% के लिए हम लिखेंगे 25/100, 0 से 0 कटा देंगे, 25 पंचे 125, 125, 12,500। यहाँ से उसे कितना होगा 12,500, ठीक है, ये हो जाएगा 12,500। अब हम ये जानते हैं कि 12,500 10,000 से तो अधिक ही है, तो मतलब ये तो हमारा हो नहीं सकता फायदे, इससे ज़्यादा फायदा हमें इसमें है, ठीक है। अब देखिए अगला चेक करते हैं, अगला हमारा क्या कहा है कि 50,000 का 10% और 10% आपको निकालना पड़ेगा। तो ये 50,000 का बचा हुआ कितना बचेगा, 10% का डिस्काउंट देगा तो हमारा ये बचेगा, फिर 10% का डिस्काउंट देगा तो हमारा ये बचेगा। अब यहाँ से चेक करेंगे, 1 2 3 4 शून्य, 1 2 3 4 शून्य, 9 81, 81 पंचे निकालेंगे तो हमारा आएगा 40,500, ठीक है। तो हमारा जो 50,000 का सामान था वो 40,500 का बिक रहा है, तो डिस्काउंट कितने का दिया, हो जाएगा कितना 9,500, ठीक है। ये जो 9,500 है जो 12,500 से अधिक है या कम है, तो हम देख रहे हैं ये क्या है, कम है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता कभी भी, ठीक है। अब ये इसको चेक करेंगे, ऐसे ही इसको भी जब चेक करेंगे तो ये भी हमारा, देखिए ये हमारा कितना आ रहा है, ये लगभग, देखिए हम यहाँ से एक सक्सेसिव डिस्काउंट A+B वाला AB वाला फार्मूला लगा के भी चेक कर सकते हैं यहाँ के कितने प्रतिशत का बन रहा है। देखिए 15 + 10 - 15 × 10, ये देखिए ये जो भी जब भी बनेगा, ये हमारा जो भी बनेगा ये 25% से कम ही बनेगा, क्योंकि 15 10 कितना है 25 है, और उसमें से कुछ न कुछ घट रहा है, तो ये 25% से कम ही बनेगा, तो ये इससे तो कम होगा ही होगा, ठीक है। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, ये इस क्वेश्चन के लिए सबसे बढ़िया डिस्काउंट होगा। ये जो कस्टमर के लिए सबसे बढ़िया डिस्काउंट क्या होगा, ये 25% वाला, ठीक है, सबसे ज़्यादा, तो यही होगा उसके लिए बेनिफिट। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कहा है कि मिश्रण से आया है। देखिए कह रहा है कि एक 20 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3 और 1 है। इस मिश्रण में कितना दूध और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4 और 1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या मिलाया जा रहा है, मिलाया जा रहा है दूध। तो हम देखिए पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है, पहले दूध, ठीक है, दूध और पानी, दूध और पानी का अनुपात हमें दिया गया है। पहले कितना अनुपात है 3 और 1 का, बाद में कितना हो जा रहा है 4 और 1, ठीक है, 4 और 1 हो जा रहा है। यहाँ से हमें देखिए क्या करना है कि मिलाया क्या जा रहा है, मिलाया हमारा दूध जा रहा है और पानी का मात्रा जो है वो समान है। तो यहाँ से हम देखें पानी का मात्रा पहले 1 यूनिट था, अभी भी 1 यूनिट ही है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अब सीधा सीधा हम दूध का चेक करते हैं, दूध कितना गया है, दूध गया है कितना, दूध हमारा जो है वो 1 यूनिट बढ़ा है, ठीक है, 1 यूनिट बढ़ा है। लेकिन हमारा जो अनुपात हुआ है 4:1 हो गया है। अब यहाँ से हम देखिए दूध 1 यूनिट, लेकिन हमें 1 यूनिट का मान निकालना है ना, 1 यूनिट का मान निकालना है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 3 और 1 4 यूनिट का मान, पहले जो हमारा मात्रा कितना दिया गया था 4 यूनिट दिया गया था, और 4 यूनिट का मान कितना था 20, टोटल कितना था 20। यहाँ से अगर हम 1 यूनिट का मान निकाल लें तो कितना आएगा 5 लीटर, मतलब जब 20 लीटर था 3 और 1 के अनुपात में बांटेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15 लीटर हो जाएगा, और ये पानी 5 लीटर। यहाँ से हम 1 यूनिट बढ़ रहा है तो 1 यूनिट का मान अभी हम निकाल के लाए हैं, कितना आया है 5 लीटर। तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे मिश्रण में 5 लीटर अगर दूध मिलाया जाए तो इनका जो अनुपात हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 4 और 1 हो जाएगा, जो कि देखिए कोई ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मतलब ये 5 लीटर दूध मिला रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कारखाने में स्त्री और पुरुष कर्मचारियों का अनुपात 3:5, यदि स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या से 40 कम हो तो कारखानों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, देखिए ये भी अनुपात समानुपात का है, अनुपात का क्वेश्चन है, तो अनुपात कह सकते हैं कि हमारा कितना है 3 और 5, 3 और 5। इसमें क्या है, ये है ओमेन और ये है मेन, ठीक है, स्त्री पहले है और पुरुष बाद में है। इसको आपको बहुत बढ़िया से ध्यान देना है, कभी कभी एग्जाम में ना वो हड़बड़ाहट में ये उल्टा समझ लेते हैं तो हमारा जो आंसर होता है वो गलत आ जाता है, ठीक है, इसको आपको एकदम विशेष ध्यान रखना है। फिर क्या क्या है कि इनका जो अंतर होगा 3 और 5 का अंतर कितना है 2 का मान हमें दिया गया है कि 40, अगर मैन 5 यूनिट है तो और वुमन कितनी है 3 यूनिट, तो कितना कम है 2 यूनिट, 2 यूनिट का मान हमें दिया गया है 40 कम है तो 1 यूनिट का मान अगर निकालना चाहे तो हमारा कितना निकलेगा 20, 1 यूनिट का मान हमें 20 निकल के आ गया है। तो कह रहा है कारखानों में कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है,
तो इसमें कह सकते हैं कि कितने यूनिट हैं यहाँ पे, देखिए 3 यूनिट महिला है, 5 यूनिट पुरुष है, तो दोनों को मिलाकर के कितने यूनिट बने, 8 यूनिट। और हम अभी निकाल के लाए हैं कि 1 यूनिट का मान कितना है। 1 यूनिट का मान अगर 20 है तो 8 यूनिट का मान कितना होगा, 20 160, ठीक है। यहाँ पे 160 होगा। जो पूरे मतलब इस कारखाने में जो काम करने वाले हैं कितने हैं, 160 व्यक्ति हैं, महिला और पुरुष को मिला करके 160 व्यक्ति हैं, ठीक है। चलिए अब एक अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कैंप में भाग लेने वाले 1600 व्यक्तियों के लिए 60 दिन का खाद्य सामग्री है, परंतु कैंप में केवल 1200 व्यक्ति भाग ले सके, खाद्य सामग्री कितने दिनों में चलेगी। देखिए खाद्य सामग्री जितना पहले थी उतना ही अब भी है। संख्या कम किसकी हुई है, जो खाने वाले थे। अगर खाने वालों की संख्या कम हुई है तो जो उनका समय था वो ज़्यादा, मतलब उनके पास ज़्यादा दिन के लिए खाना बचेगा, ठीक है, पहले की अपेक्षा। तो हम कह सकते हैं कि देखिए ये हमारा पहले कितने था, 1600 व्यक्ति जो थे वो 60 दिन तक खाना खा सकते थे, इतना खाना था, ठीक है। अब कह रहा है कि अब कितने व्यक्ति हैं, अब हैं 1200 व्यक्ति हैं। अब इसी खाने को खा रहे हैं तो कितने दिन लगेंगे, ठीक है, कितने दिन लगेंगे। तो हम यहाँ से x का मान निकाल लें, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 0 से 0, ठीक है, 12 से कटाएंगे तो 12 पंचे 60 और यहाँ से 16 पच्चे 80, ठीक है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। x का मान 80। ये कह सकते हैं कि जो पहले 60 दिन खर्च होता था, 60 दिन में खत्म हो जाता था, अब यही खाना 80 दिन में खत्म होगा, जो कि देखिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही है, ठीक है। चलिए आज इतना ही क्वेश्चन था और आगे हम आपका क्वेश्चन की संख्या आपको बढ़ाएंगे। अब हम 20 से 25 क्वेश्चन डेली कराएंगे, थोड़ा फास्ट मोड में चलेंगे, कम समय में बढ़िया क्वेश्चन कराएं, ठीक है। आप हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे, आप हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पर ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपकी तैयारी को एकदम बेहतर से बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद, अब मिलते हैं अगली क्लास में।